आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। साल 1940 का वो जून महीना था। शहर था महाराष्ट्र का नागपुर। इसी शहर के एक मोहल्ले में इतिहास चुपके से घटने वाला था। बहुत छोटे से कमरे में दो लोग मौजूद थे, एक बुजुर्ग और बीमार, दूसरा जवान और तंदुरुस्त। बीमार आदमी पेशे से डॉक्टर था और दूसरा प्रोफेसर। थोड़ी सी बातचीत के बाद बिस्तर पर लेटे हुए उस बुजुर्ग ने जवान आदमी को चिट्ठी पकड़ाई। चिट्ठी में लिखा था, इससे पहले तुम मुझे डॉक्टरों के हवाले करो, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि अब से इस संगठन को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसके थोड़ी ही देर बाद बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन 21 जून को पूरे नागपुर में उनके निधन की खबर फैल गई। ये थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक और पहले सरसंघ चालक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार, जिन्हें स्वयंसेवक आदर से डॉक्टर साहब बुलाते थे, और उन्होंने जिन्हें अपना उत्तराधिकार सौंपा वो थे 34 साल के फिजिक्स प्रोफेसर माधव सदाशिवराव गोलवलकर। संघ के दूसरे सरसंघ चालक गोलवलकर, जिन्हें उनकी किताब वी और आर नेशनहुड डिफाइंड के आधार पर कोई हिंदू राष्ट्रवाद का प्रणेता कहता है, तो कोई उनकी दूसरी किताब बंच ऑफ थॉट्स के आधार पर नफरत का मसीहा। समाजी अपने राष्ट्रत्व का ध्यान अपने हृदय के अंदर धारण करता है, और इसलिए यह हिंदू समाज अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने वाला है को यदि आत्मविस्मृत करा दिया जाए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं नामी गिरामी। मैं हूं नितिन ठाकुर। आज के पॉडकास्ट में कहानी संघ के गुरुजी की। डॉक्टर हेडगेवार की 13वीं के बाद जब अगले सरसंघ चालक के बारे में उनकी इच्छा बताई गई तो संघ से जुड़े अधिकतर लोग हैरान थे। ये घोषणा किसी के गले नहीं उतरी कि इतनी कम उम्र के गोलवलकर अब संघ का नेतृत्व करेंगे। वॉल्टर एंडरसन और श्रीधर दामले ने अपनी किताब द ब्रदरहुड इन सैफरन में लिखा है कि उस वक्त आरएसएस के नेता बहुत आश्वस्त थे कि हेडगेवार अपने बाद किसी ऐसे आदमी को चुनेंगे जो अनुभवी हो। उस जमाने में अप्पाजी जोशी हेडगेवार के दाहिने हाथ थे। सबका अनुमान यही था कि अप्पाजी अगले सरसंघ चालक होंगे, लेकिन उन्होंने गुरुजी को आगे किया और गोलवलकर बने संघ के दूसरे सरसंघ चालक। उन्नीस फरवरी 1906 को महाराष्ट्र के रामटेक में गोलवलकर का जन्म हुआ था। पिता टीचर थे और बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसी सिलसिले में उन्हें पुणे भेजा गया, लेकिन गोलवलकर को वहां का मौसम रास नहीं आया और उनकी तबीयत खराब रहने लगी। फिर उन्होंने बीएससी, एमएससी की पढ़ाई की, इसके बाद पीएचडी। तो इस तरह गोलवलकर डॉक्टर तो बने, लेकिन शोध करके। इसी रास्ते में आता है बीएचयू, जहां गोलवलकर पढ़ाने गए। यहीं उनकी मुलाकात हेडगेवार से हुई और यहीं उन्हें नाम मिला गुरुजी। संघ पर संघम शरणम गच्छामि किताब लिखने वाले लेखक विजय त्रिवेदी बताते हैं, तो जब पढ़ा रहे थे तो उसी जगह उनका नाम पॉपुलर हुआ था गुरुजी। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि संघ में उनको गुरुजी कहा जाता है, लेकिन वो बीएचयू में उनको नाम मिला था गुरुजी का। वो शिक्षक थे वहाँ। वहीं पर पहली शाखा काशी के में जो विश्वविद्यालय में खुली थी, मदन मोहन मालवीय साहब वहाँ पर थे उस वक्त, और शाखा खुली। उस शाखा में शुरू में तो वो नहीं जाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जाने लगे और उस शाखा का काम देखने लगे। उसके बाद एक बार जब वो नागपुर लौटे थे तो 1932 में कार्यक्रम में गोलवलकर को आमंत्रित किया गया था डॉक्टर हेडगेवार ने, और उसी में उनसे मुलाकात हुई और डॉक्टर हेडगेवार ने उन्हें कहा कि आप संघ का काम करें। तो जब वो वापस बीएचयू लौटे तो संघ का काम करने लगे। गोलवलकर ने 1929 के एक पत्र में अपने बारे में लिखा, वो एक गुस्सैल पिता की रुष्ट संतान है। इसी खत में उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह बीमारी के दौरान उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था।
और नागपुर दंगों में अपने हाथों का इस्तेमाल किया था। हाथों का इस्तेमाल मतलब सीधी संलिप्तता। मुसलमानों से समस्या के सवाल पर गोलवलकर जवाब देते थे कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं कि मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ें या मस्जिद बनाएं, यदि वो माने कि वो हिंदू सभ्यता की उत्पत्ति हैं। वो ये भी कहते हैं कि भले ही आप अपना पहला नाम मुस्लिम रख लें, लेकिन सरनेम हिंदू रखें। देश की होम सेक्रेटरी रह चुके राजेश्वर दयाल ने अपनी आत्मकथा अ लाइफ ऑफ आवर टाइम में लिखा है कि इस बात के सबूत हैं कि आजादी से पहले गोलवलकर ने बड़े स्तर पर पश्चिमी यूपी में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की थी। वो लिखते हैं कि जब सांप्रदायिक तनाव चरम पर था, पश्चिमी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक BBL जेटली बहुत गोपनीय तरीके से मेरे यहाँ स्टील के 2 बड़े ट्रंक लाए। उन ट्रंकों में उस इलाके के हर शहर गांव के सटीक ब्लूप्रिंट थे, जिनमें मुस्लिम बस्तियों तक पहुंचने के रास्तों को चिन्हित किया गया था। गोलवलकर उसी इलाके में मौजूद थे और आरोपी भी। मैंने गिरफ्तारी का दबाव बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने मामले को कैबिनेट के सामने रखने का फैसला लिया। इस बीच गोलवलकर को खबर लगी और वो इलाके से गायब हो गए। विजय त्रिवेदी मुसलमानों के प्रति उनकी इस कड़वाहट की वजह बताते हैं। देखिए, कई चीजें सामयिक होती हैं, कंटेम्पररी होती हैं। कि उस समय जब गोलवलकर काम देख रहे थे और खासतौर से संघ का काम देख रहे थे, जो एक हिंदू संगठन था, और नागपुर में और उसके आसपास के इलाकों में कई सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो उसी दौरान आजादी के आंदोलन के साथ साथ जो मुस्लिम लीग की बात थी वो बढ़ रही थी, तो मुसलमानों की तरफ से नाराजगी हो रही थी, दंगे हो रहे थे, दोनों समुदायों के बीच में कुछ कुछ कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। शायद उसी कड़वाहट का असर गोलवलकर पर भी था, और खासतौर से जब वो एक हिंदू संगठन के साथ जुड़ गए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो वो भी एक बड़ी वजह होती है। और इसीलिए वो कड़वाहट बढ़ती गई और उस पर उन्होंने काफी कुछ लिखा भी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जिस किताब का जिक्र हमेशा होता है, बंच ऑफ थॉट्स का, उसमें से संघ ने ही, खासतौर से जब बाला साहब देवरा सरसंघचालक बने, तो जो चैप्टर मुसलमानों और क्रिश्चियंस के लिए उसमें शामिल किया गया था, उसे उसमें से हटा दिया गया। लेकिन यही किताबें जो गोलवलकर की ऐसी भूमिकाओं के बारे में कहती हैं, ये भी बताती हैं कि कश्मीर के भारत विलय में उनका बड़ा रोल था। मशहूर पत्रकार संदीप बोमजाई अपने एक लेख डिसइक्विलिब्रियम व्हेन गोलवलकर रेस्क्यूड हरि सिंह में लिखते हैं, सरदार पटेल के कहने और राज्य के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन के हस्तक्षेप के बाद गोलवलकर श्रीनगर गए और 18 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान महाराजा ने गोलवलकर से कहा, मेरा राज्य पूरी तरह पाकिस्तान पर निर्भर है। कश्मीर से बाहर जाने वाले सारे रास्ते रावलपिंडी और सियालकोट से गुजरते हैं। मेरा अपना हवाई अड्डा लाहौर में है, मैं पाकिस्तान को कैसे छोड़ूं? तब गोलवलकर ने कहा था, आप हिंदू राजा हैं, पाकिस्तान के साथ विलय के बाद आपकी हिंदू प्रजा मुश्किल में आ सकती है, पर यह सही है कि आपका भारत के साथ कोई रेल, सड़क या हवाई संपर्क नहीं है, लेकिन इसे बनाया जा सकता है। हालांकि गोलवलकर के इस जवाब पर राजा ने क्या कहा और फिर अंतिम सहमति कैसे बनी, ये साफ नहीं है, क्योंकि इस विलय में और भी बहुत सारे लोगों का रोल था, लेकिन गोलवलकर भी इसमें शामिल थे, इसके सबूत हैं। सरसंघ चालक के तौर पर अभी गोलवलकर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ ही रहे थे। संगठन के लिए जद्दोजहद जारी ही थी कि 30 जनवरी 1948 को देश ने महात्मा गांधी की हत्या देखी। हत्यारे गोडसे के आरएसएस से संबंधों की बात चल निकली। संघ के खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़का। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन की घोषणा कर दी। 1 फरवरी 1948 की रात नागपुर पुलिस ने गोलवलकर को भी गांधी की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया। ये गोलवलकर और संघ के लिए मुश्किल वक्त था। पुलिस जीप की तरफ जाते हुए गोलवलकर ने अपने समर्थकों से कहा, संदेह के बादल जल्द ही छट जाएंगे और हम बिना किसी दाग के बाहर आएंगे। संदेह के बादल 6 महीने में छट गए, प्रतिबंध हट गया, गोलवलकर रिहा हो गए। लेकिन इस तथ्य ने आरएसएस को बहुत नुकसान पहुंचाया कि एक वक्त नाथूराम गोडसे आरएसएस के सदस्य हुआ करते थे। हालांकि 2016 में एक इंटरव्यू में गोडसे के परिजनों ने कहा कि गोडसे ने ना तो कभी संघ छोड़ा था, न ही उन्हें निकाला गया था। प्रतिबंध, गिरफ्तारी और तमाम मुश्किलों के बावजूद गोलवलकर ने अपने संगठन को अभूतपूर्व विस्तार दिया। यही वो दिन थे जो संघ के कमजोर दिन भी थे, और यही वो वक्त था जब संघ मजबूत हो रहा था। विजय त्रिवेदी। देखिए, यदि संघ को देखा जाए, संघ की विचार दृष्टि को देखा जाए, उसके पूरे
देश को समझा जाए तो मैं ये कहता हूँ कि हेडगेवार साहब, डॉक्टर हेडगेवार उनके आद्य सरसंघचालक थे, पहले सरसंघचालक थे भले, लेकिन एक तो उनका निधन बहुत जल्दी हो गया 1940 में। तब तक संघ बहुत बड़ा नहीं था। संघ का पूरा विस्तार और संघ का जो थॉट प्रोसेस है, जो आज संघ सोचता है हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, संगठन के बारे में, समाज के बारे में, संस्कारों के बारे में, वो सारा का सारा विचार गुरु गोलवलकर का विचार है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हेडगेवार जी ने जो थॉट प्रोसेस दिया होगा, उस थॉट प्रोसेस को एग्जीक्यूशन का काम गोलवलकर ने किया। और गोलवलकर खुद बहुत विद्वान थे, तो उन्होंने पूरी तरह से इसका जो ढांचा है, खासतौर से दिमागी ढांचा संघ का कहना चाहिए, मतलब जो थॉट प्रोसेस है संघ का, वो गुरुजी गोलवलकर का थॉट प्रोसेस है और उसी पर आज तक चलता आ रहा है। एक समय था जब सरदार पटेल ने खत लिखकर गोलवलकर से कहा था, संघ ने हिंदू समाज की सेवा की है, लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि संघ बदले की भावना से मुसलमानों पर हमले करता है। आपके हर भाषण में सांप्रदायिक जहर भरा रहता है। इसका नतीजा ये हुआ कि देश को गांधी का बलिदान देना पड़ा। आपको चाहिए कि आप ऐसे तरीकों से बाज आएं। और फिर ऐसा वक्त भी आया जब सरकार ने आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का मौका दिया। 1962 के भारत चीन युद्ध के वक्त संघ ने नागरिक प्रशासन में सहयोग के बदले सम्मान पाया था। 65 के युद्ध में भी गोलवलकर उन लोगों में से थे जिनसे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने परामर्श किया। ये भी कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी उनसे इतने प्रभावित थे कि उनके सामने कुर्सी पर भी नहीं बैठते थे। गोलवलकर ने 33 सालों के अपने कार्यकाल में संघ को कई नए रंग दिए। आरएसएस के सारे आनुषंगिक संगठन, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू परिषद भी, ये गोलवलकर ने इंट्रोड्यूस किए थे। बंच ऑफ थॉट्स, जो गोलवलकर के भाषणों और व्याख्यानों का सबसे बड़ा संग्रह है, आरएसएस के लिए मार्गदर्शिका जैसा है। इसमें गोलवलकर के हिंदू धर्म और देश के बारे में विचार मिलते हैं। उनके अनुसार भारत के लिए 3 बड़े खतरे थे: मुस्लिम, ईसाई, कम्युनिस्ट। हालांकि संघ कहता है कि गोलवलकर के हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का गलत अर्थ निकाला गया और उसका दुष्प्रचार हुआ है। संघ का कर्ता धर्ता बनने के बाद गोलवलकर के मन में एक दुविधा थी, और वो ये कि संघ को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। हालांकि गोलवलकर इसके खिलाफ थे कि आरएसएस देश की राजनीति में हिस्सा ले, लेकिन संघ पर बैन और उनकी गिरफ्तारी ऐसी घटनाएं थीं जो उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी लेने को विवश कर रही थीं। उस दौर के 3 स्वयंसेवक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय ने गुरुजी को कन्विंस करने का प्रयास किया, लेकिन गुरुजी आरएसएस को राजनीति में उतारने पर राजी नहीं थे। उनका कहना था कि हमारा संगठन सांस्कृतिक है। खैर, बीच का रास्ता निकला और एक नई पार्टी अस्तित्व में आई जिसका सहयोग संघ पीछे से करता था। नाम रखा गया जनसंघ। 21 अक्टूबर 1951 को बनी इस पार्टी के सहारे सीधे तौर पर राजनीति में शामिल न होकर भी संघ को राजनीतिक हिस्सेदारी मिल गई। यह अलग बात है कि 1953 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को केवल 3 सीटें मिली थी। 71 आते आते गोलवलकर की सेहत बिगड़ने लगी। उन्होंने देश भर का दौरा करने का निश्चय किया। ये वही साल था जब भारत ने पाकिस्तान पर विजय पाई थी और एक नया मुल्क अस्तित्व में आया था, बांग्लादेश। गोलवलकर ने इसके लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बधाई दी थी। तकरीबन 2 साल के अपने भारत भ्रमण के बाद गोलवलकर नागपुर लौट आए, लेकिन अब उनका अंतिम समय निकट था। लौटने के 3 महीने बाद 5 जून 1973 की रात उन्होंने आखिरी बार सांस ली और फिर नहीं उठे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ताजिंदगी गोलवलकर का विरोध किया, लेकिन उनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा, हालांकि हम में से बहुत सारे लोग उनसे सहमत नहीं थे, लेकिन अपने व्यक्तित्व और विचारों की गहनता के कारण राष्ट्रीय राजनीति में उनकी खास जगह थी। आज गोलवलकर को गए हुए आधी सदी बीत चुकी है। आरएसएस का पौधा जो उन्होंने सींचा आज पेड़ बन गया है। गोलवलकर के तरीकों पर या आरएसएस की कार्यप्रणाली पर सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आज उनका संगठन देश की राजनीति में कितना असर रखता है ये सब जानते हैं। तमाम असहमतियों और आरोपों के बावजूद गोलवलकर को जानना किसी भी राजनीति और इतिहास के विद्यार्थी के लिए जरूरी है और मजबूरी भी। आज के नामी गिरामी में इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा एपिसोड बताइएगा radio@aajtak.com पर। हम व्हाट्सएप पर भी हैं। 9953323303 हमारा नंबर है। आज के नामी गिरामी को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने। साउंड मिक्स कर रहे हैं सचिन द्विवेदी। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। इजाजत दीजिए।
धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।